देख लेते हैं अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, जो कि है द खुर्दा अपराइजिंग। तो देवी और सज्जनों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई खुर्दा है क्या। तो बेसिकली ये खुर्दा एक स्मॉल किंगडम था जो कि लेट 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि लेट 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसको समझो, जो खुर्दा के रूलर्स थे वो जगन्नाथ टेम्पल के कस्टोडियंस थे। कस्टोडियंस एक तरह से तुम समझ लो केयर टेकर थे, अभिरक्षक थे, या फिर देख रेख करने वाले थे। कस्टोडियंस से तुम ये समझो। तो जो लास्ट रूलर थे खुर्दा के लास्ट रूलर जो थे मुकुंदा देवा टू, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने खुर्दा पे अपना कंट्रोल जमाया था, जब खुर्दा को अपने कंट्रोल में लिया था, उस टाइम पर मुकुंदा देवा टू माइनर थे, बहुत छोटे थे। और इनके देख रेख के लिए अब देखो, मुकुंदा देवा टू जगन्नाथ टेम्पल के कस्टोडियन है, और मुकुंदा देवा टू के कस्टोडियन कौन है? जय राजगुरु है। तो क्योंकि उस टाइम पे मुकुंदा देवा टू बहुत छोटे थे, वो क्या ही अब रिबेलियन खड़ा करते ब्रिटिशर्स के खिलाफ पे, तो उनके जगह पे उनके कस्टोडियन यानी जय राजगुरु ने आवाज उठाई कि भाई देखो, ये हमारी जमीन है, हम तुम्हें इस पे कब्जा नहीं करने देंगे, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने आवाज जब उठाई तो ब्रिटिशर्स ने इनको क्या किया? किल कर दिया, मार दिया। अब एक बात तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की हरकतें ही ऐसी थी। वो जहां जाते थे वहां के लोगों को लगता था कि भाई कहाँ से ये नमूने आ गए, इनको भगाओ जल्दी इन नमूनों को। तो सेम चीज खुर्दा के लोगों के भी साथ हुई। इनकी हरकतें ही ऐसी थी कि इनको भी लगे कि भाई ये कहाँ से आ गए ये लोग, ये विचित्र प्राणी कहाँ से आए, इनको जल्दी यहाँ से भगाया जाए। अब इनकी कुछ पॉलिसीज भी थी अजीब अजीब ब्रिटिशर्स की। पहली पॉलिसी को हम देख लेते हैं। पहली पॉलिसी जो एक्स मलिशा था खुर्दा का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको पाइक्स कहते हैं, उसकी लैंड से, उन लोगों की लैंड से। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो मलिशा क्या होता है, उसके बाद एक्स मलिशा तो अपने आप समझ जाओगे तुम लोग। मलिशा बेसिकली मलिशा उसको बोलते हैं, अब मानो कॉमन पीपल है, ऐसे कॉमन लोग जो प्रोफेशनली सोल्जर नहीं है, प्रोफेशन से वो सोल्जर नहीं है, सिपाही नहीं है, बट उनको युद्ध कला आती है, कैसे लड़ाई करनी है उनको आती है, वो स्किल्स है उनमें। अब हो सकता है उन्होंने सीखी है और उन्होंने बैटल में वो उतरे भी। अब मानो कभी किंगडम में कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, मानो बाहर के किंगडम वालों ने अटैक अचानक से कर दिया, सोल्जर्स कम पड़ गए, तो क्या होगा? जो कॉमन लोग होंगे, उस किंगडम के नॉर्मल पीपल होंगे, वही अब युद्ध कला सीख के अब लड़ेंगे। उस टाइम पे क्या किया जाता है? यही किया जाता है इस कंडीशन में। तो उनको क्या कहा जाता है? वो मलिशा होते हैं उस किंगडम के। तो हो सकता है खुर्दा पे कभी ऐसी इमरजेंसी आई होगी, तो जो कॉमन लोग थे वो उन्होंने युद्ध कला सीखी, तो वो मलिशा के पार्ट बन के वो मलिशा कहलाने लगे। तो एक्स मलिशा यानी अभी वो लड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने युद्ध कला सीखी है, वो बैटल में उतरे हैं, वो लड़े हैं, बट अभी नहीं लड़ रहे हैं, वो एक्स मलिशा है, वो मलिशा रह चुके हैं जिनको क्या कहा जाता था? जिनको पाइक्स कहा जाता था। उनकी लैंड को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। अब ये लोग तो भाई कॉमन पीपल थे, प्रोफेशनली, मैं फिर से बता रही, प्रोफेशनली ये सोल्जर्स नहीं थे, ये नॉर्मल लोग थे, खेती वेती पे रहते थे ये लोग। अब जब लैंड ही इनके पास नहीं बची तो इनका जीवन यापन कैसे होगा? अब इकोनॉमी जब इसकी इन लोगों की जब इकोनॉमिकल कंडीशन ही ठीक नहीं रहेगी, इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो कैसे ये लोग काम चलाएंगे अपना? तो इस चीज से जबरदस्ती लैंड छीन ली गई। इस चीज से जो एक्स मलिशा थे उस किंगडम के, खुर्दा किंगडम के पाइक से, उनको गुस्सा आया। नेक्स्ट पॉलिसी तुम देखो। नेक्स्ट पॉलिसी में जो पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स के, वो निहायत ही करप्ट और इनसेंसिटिव थे। करप्ट का तो मतलब जानते ही हो, करप्शन से रिलेटेड, करप्शन वाले लोग करप्ट कहते हैं। इनसेंसिटिव का मतलब बोले तो एक तरह से समझ लो कॉमन पीपल जो है उनके लिए जरा सा भी इनके मन में दया की भावना नहीं थी। नॉर्मल लोगों का दुख दर्द ये नहीं समझते थे, एकदम इनसेंसिटिव थे।
अब भाई ये लोग तो ऐसे ही हाई रेवेन्यू लगाते थे। अब मानो कोई नहीं भर पाया, किसी को कोई दिक्कत हुई, तो ये पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स एकदम करप्ट थे और इनसेंसिटिव थे, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। हमें तो भाई रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए, हम लालची हैं तो है, हम मक्खी चूस हैं तो है, ऐसा वाला सीन था इनका। अब थर्ड पॉलिसी देख लेते हैं। पहले के जमाने में कौड़ी करेंसी चलती थी, कौड़ी करेंसी वाला सिस्टम चलता था। तुमने अब मानो तुम कभी गए, मम्मी गुस्से में अभी बहुत गुस्सा है, अभी किसी रीजन से तुम्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तुम गए और मम्मी से बोले मम्मी मुझे 500 रुपये दो, मुझे पार्टी करनी है दोस्तों के साथ। अब मम्मी तो है भाई गुस्से में, उन्होंने क्या कहा कि जाओ यहाँ से जल्दी, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तो कहावत भी है, इस पे कहावत भी है। तो तुमने कभी सोचा है जो मम्मी हमेशा बोलती है मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, इस कौड़ी का मतलब होता क्या है? तो बेसिकली पहले के ज़माने में, अब आज की तरफ ये नोट नहीं चलता था, उस टाइम पे कॉइन्स तो चलते नहीं थे। तो पहले के ज़माने में कौड़ी जो था वो बेसिकली एक वाटर में, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म था, जिसकी जब डेथ हो जाती थी, तो हम सब जानते हैं डेथ के बाद सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्किन होती है, जो फ्लैश वगैरह होता है, वो डिकम्पोज होने लगता है धीरे धीरे। बहुत लास्ट तक जो चीज़ बचती है वो होती है हड्डी। अब वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी डिकम्पोज होती थी तो लास्ट में बचती थी उसका, तो लास्ट में उसका स्केलेटल सिस्टम बच जाता था, उसका बोन बच जाता था। एंड उसी बोन को वाइट तुमने देखा भी होगा कौड़ी, तो उसी बोन को हम लोग क्या कहते थे, पहले के लोग क्या कहते थे, कौड़ी कहते थे, और उसको एज ए करेंसी यूज किया जाता था, एज ए पैसा यूज किया जाता था। और जब ये कौड़ी फूट जाती थी, टूट जाती थी, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। तो पहले के जमाने में यहाँ पर खुर्दा के जो लोग थे, खुर्दा के जो पीपल थे, वो क्या करते थे, कौड़ी करेंसी का सिस्टम चलाते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई इस कौड़ी का हम क्या करेंगे, हम तो भाई लालची है, मक्खी चूस इंसान है हम लोग, हमें तो भाई वैल्यूएबल मेटल्स चाहिए, वैल्यूएबल हमें स्टोन्स चाहिए, प्रीशियस स्टोन्स चाहिए, सेमी प्रीशियस स्टोन्स चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। तो इन्होंने कौड़ी करेंसी को बंद करवा दिया और बोला कि भाई देखो टैक्स तुमको कैसे भी पेड करना ही है। अब उस टैक्स को तुमको पेड करना भी है तो किसमें करना है, सिल्वर में करना है। अब बिना टैक्स पेड किए तो ये रहने नहीं देंगे। और भाई जो टैक्स कौड़ी करेंसी में पेड लोग कर रहे थे, उसको ये बोल रहे कि नहीं अब तो तुम सिल्वर में करो। तो अब तुम खुद सोचो, वहां के लोगों के पास कौड़ी करेंसी चलती थी तो ज्यादातर जो एज ए मनी वो लोग यूज करते होंगे कौड़ी ही होगा, उनके पास ज्यादा सिल्वर तो उतना होगा ही नहीं। तो अभी ये इतना सिल्वर लाए तो लाए कहाँ से? और टैक्स एक तो हाई रहता था, ऊपर से सिल्वर में ही पेड करना है, तो इस वजह से भी लोगों को गुस्सा आया। और एक परंपरा भी चले आ रही, तो एक परंपरा भी इनकी हर्ट हो रही थी, कस्टम भी इनका हर्ट हो रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट मोनोपोली। एक टाइम ऐसा आया खुर्दा किंगडम में कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अब सॉल्ट इस किंगडम में बना सकते हो तो बस एक हम ही बना सकते हैं, हमारे अलावा और कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता है। अब इससे दो चीजें हुई। पहला, वो लोग जो ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर्स थे, जिनका जीवन यापन नमक बनाने से होता था, सॉल्ट बनाने से होता था, वो तो सॉल्ट बना नहीं सकते। तो अब उनके इकोनॉमिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ा, उनके इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, जीवन यापन अब वो कैसे करेंगे। दूसरी चीज, जब ये सॉल्ट बना के बाजार में बेचते थे, मार्केट में बेचते थे, तो बहुत हाई प्राइसेस पे ये बेचते थे, बहुत हाई प्राइसेस पे बेचते थे, जिससे नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल सॉरी, उस सॉल्ट को खरीदने में एक तरह से बोलो तो उनको बहुत मुश्किल होती थी। अब भाई तुमने एक ये जो नॉर्मल एक कस्टम चला आ रहा था कौड़ी करेंसी का, वो सिस्टम तुमने बंद करवा दिया। तुम्हारे पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स एकदम नालायक है, करप्ट है। ऊपर से जो एक्स मलिशिया है, पाइक्स है, उनकी तुमने लैंड छीन ली है, वो बेचारे अलग ही इकोनॉमी उनकी खराब हुई पड़ी है। ऊपर से तुम अब ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर की इकोनॉमी खराब कर रहे हो। ऊपर से जो लोग सॉल्ट क्या है, बहुत बेसिक सब्सटेंस है, बहुत बेसिक चीज़ है हमारे खाने में। तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हारी मम्मी एक दिन ऐसा खाना बना रही है जिसमें सब्जी में नमक नहीं है, दाल में नमक नहीं है, कहीं नमक नहीं है, तो कितना फीका फीका खाना लगेगा। अब भाई तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, अब तुम खाने पे भी ये आफत डाल रहे हो लोगों के, तो कोई भी गुस्सा होगा। फिफ्थ पॉलिसी में तुमको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पहला है रयोट्स एंड जमींदार।
रयोट्स और कोई नहीं, हम हिंदी में जिनको हम रैयत कहते हैं उसी को इंग्लिश में रयोट्स कहते हैं। तो जो रयोट्स एंड जमींदार थे उनसे ब्रिटिशर्स ने हाई रेवेन्यू की मांग की, बिना ये देखे कि उनके अंडर में जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, वो बेचारा लैंड कितना, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, वो कितना प्रोड्यूस दे सकता है, प्रोड्यूस कितना फसल वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये बिना देखे हाई रेवेन्यू डाल दिया कि भाई तुम कहीं से लाओ, हमें तो हाई रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। हमें नहीं पता है, हमें नहीं मतलब है लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, क्या कितना, हमें नहीं मतलब है, हमें बस हाई रेवेन्यू चाहिए। सेकंड पॉइंट में तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर मानो कभी कभी होता है ऐसा, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, मानो फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, बाढ़ वगैरह आ गया, सूखा वगैरह आ गया, तो उस टाइम पर अब कैसे फसल उपजेगी? सॉरी, फ्लड आ गया तो सारे प्लांट्स जो है सड़ जाएंगे, सूखा पड़ा तो सारे प्लांट्स सूख जाएंगे, तो कोई कैसे, जब फसल ही नहीं उपजेगी तो वो कैसे रैयत और जमींदार जो है, फिर जो भी नॉर्मल लोग हैं जो खेती पे निर्भर है, वो कैसे टैक्स पे करेंगे? तो नेचुरल कैलेमिटीज के भी टाइम पर कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, कोई उदारता नहीं दिखाई जाती थी। अरे कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, फ्लड आया, ड्रॉट आया, ये आया, कोई बात नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं, हम रेवेन्यू नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो, हमें रेवेन्यू से मतलब है, हम बस पैसे वाले हैं, हमें बस पैसा चाहिए। थर्ड में तुम देखोगे लैंड डिफॉल्टर्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है थोड़ा, यहाँ पे इसका मतलब है वो लोग जिनके पास लैंड तो थी बट वो फसल उपजाने के लिए ठीक नहीं थी, एक तरह से बोलो तो बंजर थी। अब भाई बंजर हो चाहे उपजाऊ हो, लैंड तो भाई ओनर की है। अब तुम ओनर के बिना मर्जी के तुम लैंड बेच दे रहे हो, ये तो कोई भी नहीं सहेगा। तो लैंड डिफॉल्टर्स की जो लैंड थी वो करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स को और बंगाल के इन्वेस्टर्स को उनके बिना मर्जी के बेच दी गई। तो अभी तो हमने ये सारी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज देखी, अब देख लेते हैं कि जब ये रिबेलियन हुआ तो कब हुआ, किसकी लीडरशिप के अंडर में हुआ। तो सबसे पहले ये बताने से पहले मैं एक और बात बता दूं, जो खुर्दा अपराइजिंग है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका जो है द पाइक रिबेलियन। द पाइक रिबेलियन। अब पाइक हम जानते हैं कौन है, वो कॉमन लोग जो कि प्रोफेशनली सोल्जर नहीं थे लेकिन उन्होंने युद्ध कला सीखी थी, दुश्मन के खिलाफ जंग में उतरते थे। तो ये भी क्या हुए, ये भी पाइक्स हुए। तो पाइक्स का रिबेलियन यानी पाइक रिबेलियन, इसलिए उसका नाम पाइक रिबेलियन पड़ा। अब 29 मार्च 1817 को बानपुर नाम की जगह पे ये रिबेलियन शुरू हुआ, ये खुर्दा अपराइजिंग शुरू हुई। अब कोई ना कोई तो भाई लीडर रहा होगा इस रिबेलियन का, इस अपराइजिंग का। तो इस रिबेलियन का इस रिबेलियन के जो लीडर थे वो थे बख्शी जगबंधु, और इनका पूरा नाम जो है वो जगबंधु विद्याधर महापात्रा भ्रमराबर राय है, लेकिन इनको बख्शी जगबंधु भी कहा जाता है। अब इनके लीडरशिप के अंडर में तो भाई रिबेलियन शुरू हुआ, और इस रिबेलियन में जो पाइक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट्स थी बानपुर में शुरू हुआ था, तो बानपुर में जितनी भी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट्स थी उन सबको क्या किया गया, उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय वगैरह किया, और 100 मैन यानी 100 लोगों को इन्होंने मार दिया, किल कर दिया। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया। और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा खासा पैसे की रकम, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने वहां से उठा ली। और फिर ये जो रिबेल्स थे, ये जो रिबेलियन के में जो लोग थे, रिबेलियन में जो पाइक्स थे, जो रिबेल्स थे, वो अपने आप बानपुर से फिर कहाँ चले गए, खुर्दा में चले गए। एंड फिर अब भाई ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये तो भाई बानपुर से खुर्दा आ रहे हैं, भाई बानपुर वालों का हिस्सा इन्होंने खत्म किया है, वैसा ना हो यहाँ पे खुर्दा में आके अब हमारा हिस्सा खत्म कर दे। तो जब ये बानपुर से खुर्दा जा रहे थे उस टाइम पर
ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप ही वहां से भाग गए कि भाई हमारा अब टिकट ना कट जाए। अब जैसे बानपुर में 100 लोगों का टिकट कटा है भगवान के पास, तो वो लोग वहां से भाग गए। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो भाई 29 मार्च का बात हुआ। 14 अप्रैल 1817 को 1817 को बख्शी जगबंधु की ही लीडरशिप के अंडर में इनके जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने पूरी को सीज कर लिया। वो खाने वाली पूरी नहीं है, ये जगह का नाम है, वो खाने वाली पूरी को मत समझना, ठीक है। तो बख्शी जगबंधु की लीडरशिप के अंडर में इनके सपोर्टर्स ने पूरी को सीज कर दिया, जहां पे इनको जगन्नाथ टेम्पल के प्रीस्ट जो थे, पुजारी जो थे जगन्नाथ टेम्पल के, उनका भी सपोर्ट मिला। एंड फिर पूरी सीज करने के बाद इन्होंने क्या किया, खुर्दा के लास्ट रूलर जो थे मुकुंदा देवा टू, इनको क्या किया, इनको वहां का रूलर डिक्लेयर कर दिया, राजा डिक्लेयर कर दिया। और फिर जो अपराइजिंग था वो धीरे धीरे ओडिशा के साउथ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैलने लगा। यहाँ पे मैंने साउथ और नॉर्थ वेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे मैंने मुकुंदा देवा टू को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में MD2 लिख दिया है। तो मुकुंदा देवा टू को वहाँ का किंग बना दिया, रूलर डिक्लेयर कर दिया। और फिर ये जो रिबेलियन था साउथ और नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा में फैला, इंडिया में नहीं, उड़ीसा में नॉर्थ वेस्ट और साउथ में फैला। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अच्छा खासा हमारे अंदर में खुर्दा था, हमारे अंडर में अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था, अच्छा खासा रूल कर रहे थे, हम क्या करें कि ये हमारी जितने भी पावर है वो हमारे पास वापस से आ जाए, हम रिगेन कर लें इन पावर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया। एंड उसके बाद बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। और फिर क्या हुआ, लास्ट में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, ब्रिटिशर्स अनफॉर्चुनेटली जीत गए। एंड फिर क्या किया गया, जो किंग थे मुकुंदा देवा टू थे, किंग को मुकुंदा देवा टू और उनके सन को यानी सॉरी रामाचंद्र देवा थ्री, रामाचंद्र देवा थ्री कौन थे, मुकुंदा देवा टू के सन थे, बेटे थे। अब इन दोनों को क्या किया गया, जेल में भेज दिया गया। कहाँ की जेल में, कटक की जेल में इनको भेज दिया गया। में 1817 तक ये जो अपराइजिंग था, जो रिबेलियन था, ये बहुत दूर तक, एक तरह से बोलो तो चला, बहुत लास्ट तक ये मई 1817 तक चला, उसके आगे ये नहीं चला। हाँ, कुछ गुरिल्ला वॉर करने वाले लोग थे, कुछ ऐसे रिबेल्स थे जो गुरिल्ला वॉर करते थे, गुरिल्ला वॉर से ब्रिटिशर्स पर हमला करते थे, बट वो भी 1819 तक ही चला। उसके बाद उनको भी कैप्चर कर लिया गया, उनको भी पकड़ के उनको किल कर दिया गया। और फिर जो यहाँ पे मैंने बीजे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, बख्शी जगबंधु को शॉर्ट फॉर्म में। और बख्शी जगबंधु जो थे वो ब्रिटिशर से बच रहे थे, लेकिन मई 1825 को उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। एक और चीज मैं बता दूं, तो 1914 में बख्शी जगबंधु की लैंड को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। और इनका जो जीवन यापन था वो लोगों के वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से हो रहा था, यानी लोगों ने इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन किया था अपनी इच्छा से, लोगों की इच्छा से उस कंट्रीब्यूशन पे इनका जीवन यापन हो रहा था। लैंड इनकी 1914 में ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। अब फिर लास्ट में क्या हुआ, अब भले ही ये ब्रिटिशर्स जीत गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई अगर हमारी ऐसी हरकतें रही तो ऐसा तो नहीं है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा, इन्होंने हमें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया ही है, हमें आगे नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए एक काम करते हैं कि थोड़ा सुधर जाते हैं, वरना ऐसा ना हो अभी छोटा रिबेलियन हो, इसके आगे कोई बड़ा रिबेलियन ये लोग करते हैं हमारे खिलाफ में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चेंजेस लाए अपनी पॉलिसीज में। इन्होंने जो सॉल्ट की प्राइस थी, सॉल्ट की प्राइस मैंने क्या बताया था, ये जो बेचते थे वो बहुत हाई रहती थी, तो सॉल्ट की प्राइस को इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया सॉल्ट की प्राइस को। और जितने भी करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनको सर्विस से निकाल दिया, उनको बोला कि भाई तुम जाओ अपने घर पे आराम करो, तुम्हारे चलते हमारे खिलाफ रिबेलियन हो रहा है। क्योंकि ये
करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स ही थे, जिनके वजह से एक रीजन ये भी था इनके खिलाफ रिबेलियन होने का। और फिर रमाचंद्र देवा 3 यानी मुकुंदा देवा 2 के जो बेटे थे उनको पुरी पे राज करने का अधिकार दे दिया गया और जगन्नाथ टेम्पल की मैनेजमेंट करने का इनको राइट दे दिया गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं तो ये कि जो खुर्दा अपराइजिंग है उसको सिर्फ पाइक रिबेलियन ही नहीं बोलते हैं, उसको फर्स्ट पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन इंडिया भी कहा जाता है। ये पहली ऐसी अपराइजिंग थी जिसने बोला कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए।